Hello students, welcome to my class Quality Achiever and here I am Dr. शालिनी। और आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिससे हमेशा ही इस तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, किन किन लोगों पर ये लागू होता है, क्या प्रावधान है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए, ये सारी चीजें हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं लाभ का पद जो है वो ब्रिटेन से प्रेरित है। इसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1A में तथा अनुच्छेद 191 के क्लॉज A में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है। इट मीन्स लाभ के पद के बारे में तो बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की गई है कि इसके तहत कौन कौन से लोग शामिल होंगे, क्या क्या इसकी जो शर्तें हैं वो होंगी। ये सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं की गई हैं। उल्लेख तो किया गया है लेकिन इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। ओके, नेक्स्ट बात यहाँ ये है कि आर्टिकल 102 का क्लॉज 1A, इसके तहत संसद के सदस्यों के लिए 191 के क्लॉज 1 के A के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए किसी अन्य पद को धारण करने की मनाही है, जहां पे वेतन भत्ते या दूसरी तरह की जो अलाउंसेस हैं वो मिलते हो, या फिर इस तरह की लाभ की मात्रा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ मतलब ये है कि जितने भी मंत्री होंगे या फिर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कौन कौन इसमें शामिल है। तो उनके लिए यहाँ मनाही की गई है। यहाँ दो आर्टिकल हमें मिलते हैं, 102 का क्लॉज 1A, 191 का क्लॉज 1A। तो यहाँ इन दोनों ही आर्टिकल्स में संसद के जो सदस्य हैं और राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं, इन दोनों के लिए ही मनाही की गई है कि आप लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। लाभ का पद वो होता है जहां आपको सैलरी मिल रही हो, भत्ते अलाउंसेस मिल रहे हो या अदर तरह की फैसिलिटीज मिल रही हो, जो कि आप यहाँ एक मंत्री के पद पर भी प्राप्त कर रहे हैं, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 101 के क्लॉज 1A के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद या विधानसभा के किसी सदस्य का सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर आसीन है जहां अलग से वेतन भत्ता या बाकी फायदे मिलते हो। ये हमने बात यहाँ कर ली पहले। इसके बाद यहाँ एक ये है कि जन प्रतिनिधित्व जो कानून है, इसके सेक्शन 9A में भी सांसदों विधायकों को लाभ का पद धारण करने की मनाही की गई है। इसके बाद जन प्रतिनिधित्व जो कानून है, इसके सेक्शन 9 में जन प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 9A में भी सांसदों विधायकों को लाभ का पद धारण करने के लिए मना किया गया है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के सेक्शन 15 के क्लॉज 1A में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज के अधीन किसी भी लाभ के पद पर है, तो फिर वो यहाँ ऐसा लाभ का पद जो कि विधि के द्वारा से सुरक्षा प्राप्त नहीं है, तो फिर वो इनका सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं होगा। ये ऐसा कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट में कहा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 क्या कहता है? 103 ये कहता है कि यदि ये प्रश्न उठता है कि संसद की किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में उल्लेखित किसी भी इनएलिजिबिलिटी से ग्रस्त है या नहीं, हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर बात ये कही गई है, आर्टिकल 102 ये कहता है कि संसद का कोई भी मेंबर उसकी अयोग्यता से संबंधित, इनएलिजिबिलिटी से संबंधित अगर कोई प्रश्न उठता है तो यहाँ राष्ट्रपति को इसके बारे में कहा जाएगा, राष्ट्रपति के पास विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा। और क्लॉज 2 इसका ये कहता है कि ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय करने से पहले राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श कर सकते हैं और उनकी राय के अनुसार ही काम करेंगे। अर्थात निर्वाचन आयोग की जो राय होगी, यानी चुनाव आयोग की जो राय होगी, वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी।
वो जो भी डिसीजन देते हैं, अगर जांच में वो व्यक्ति आरोपी पाया जाता है तो फिर राष्ट्रपति उसी के अकॉर्डिंग कार्यवाही करते हैं। देन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 9A और संविधान के अनुच्छेद 191 के क्लॉज 1A के तहत भी सांसदों और विधायकों को अन्य पद ग्रहण करने से रोकने का प्रावधान किया गया है। ये हमने बात पहले कर ली थी। देन लाभ का पद किसको कहा जा सकता है, यानी कि लाभ का पद है क्या? तो यहाँ बात ये कही गई है कि वह पद लाभ का पद कहा जाता है जिस पर नियुक्ति सरकार करती हो, साथ ही नियुक्त व्यक्ति को हटाने, उसके काम के प्रदर्शन को नियंत्रित करने का अधिकार भी सरकार का ही होता है। एक व्यक्ति जो पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज के अधीन किसी भी काम में लिप्त हो या फिर किसी भी पद पर पहले से ही प्रतिष्ठित हो, उसके बावजूद भी वो किसी और पद के लिए अप्लाई करता है या उस पद पर नियुक्त होने की कोशिश करता है, तो फिर वो लाभ के पद का अतिक्रमण माना जाएगा और उसके तहत कार्यवाही की जा सकती है। ओके, पद पर नियुक्त व्यक्ति को पद के साथ साथ वेतन भत्ते भी मिलते हों, ठीक है। अगर वो दूसरे किसी पद पर जो दूसरा पद जो धारण कर रहा है उस पर भी उसको वेतन भत्ते या सैलरी मिल रही है तो फिर वो लाभ का पद कहलाएगा। जिस जगह नियुक्ति हुई है वहां सरकार की ऐसी ताकत हो जिसमें फंड रिलीज करना, जमीन का आवंटन, लाइसेंस देना इत्यादि शामिल हो। यहाँ पर कुछ डेलीगेटिंग पावर्स हैं जो वहां उस व्यक्ति को प्रदान की जाएंगी, वो भी लाभ का पद कहलाएगा। अगर पद ऐसा है कि वह किसी के निर्णय को प्रभावित कर सकता है तो उसे भी लाभ का पद माना जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर वो लाभ के पद को डिफाइन करती हैं। ओके, अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, यानी कि लाभ के पद के क्या क्या एग्जाम्पल्स हमें अभी तक देखने के लिए मिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जुलाई 2001 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे शिबू सोरेन। इन्होंने राज्यसभा में अपने निर्वाचन के लिए एक याचिका दाखिल की, नामांकन पत्र दाखिल किया और उस समय उसको रद्द कर दिया गया था, उनकी सदस्यता को, संसद सदस्यता को, क्योंकि उस वक्त वो झारखंड सरकार के द्वारा ही गठित अंतरिम झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष के रूप में लाभ के पद पर आसीन थे, ठीक है। देन दूसरा जो हमें एग्जांपल देखने को मिलता है यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर मिलता है 2006 में, जब लाभ के पद का विवाद खड़ा होने की वजह से सोनिया गांधी को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा था। ओके, और सांसद होने के साथ साथ सोनिया गांधी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पद पर भी आसीन थी, यानी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है उसके एक सदस्य के तौर पर भी वो काम कर रही थी और इसलिए उनकी जो लोकसभा सदस्यता थी उससे इस्तीफा देकर उन्हें दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ा था। तो दूसरा एग्जाम्पल ये था। इसके बाद बात करते हैं 2006 में जया बच्चन को अपने पद से हटना पड़ा था क्योंकि वे राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ भारत सरकार के द्वारा गठित यूपी फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष भी थी। तो यहाँ दो पदों पर आप एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। आप भारत सरकार या राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरीज के अधीन किसी भी सरकारी पद पर आप दो जगह काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक जगह काम करना है तो आपको दूसरा पद छोड़ना होगा। तो ऐसा ही मामला जया बच्चन जी के साथ हुआ था और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर किसी सांसद या विधायक ने लाभ का पद लिया है तो उसकी सदस्यता खत्म होगी, चाहे उसने वेतन या दूसरे भत्ते लिए हों या नहीं लिए हों। क्लियर बात यहाँ कही गई थी कि उस व्यक्ति की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी जिसने दूसरा लाभ का पद लिया है, चाहे उसने उस लाभ के पद पे सैलरी ली हो या नहीं ली हो। पहले बात ये हो रही थी कि लाभ का पद वो होगा जहां आप दूसरा पद लेते हैं, सरकारी पद लेते हैं और वहां आपको सैलरी, वेतन भत्ते, अलाउंसेस सभी मिल रहे हों, वो आपने लिए हों। अब यहाँ जया बच्चन जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप सैलरी या अलाउंसेस नहीं भी लेते हैं तब भी आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता भी लाभ का पद धारण करने के कारण राष्ट्रपति ने निरस्त कर दी थी। तो यहाँ आप जो पार्टी है उसके भी 20 विधायकों की सदस्यता राष्ट्रपति द्वारा
खत्म कर दी गई। ओके, अब बात करते हैं कि लाभ के पद से छूट क्या क्या दी गई है। पहला यहाँ ये है कि किसी भी सांसद या विधायक के मंत्री पद को भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के तहत लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहली बात ये है कि सांसद या विधायक के मंत्री का जो पद है वो भारत सरकार किसी राज्य सरकार के तहत लाभ का पद नहीं माना जाएगा। मंत्री का पद जो है वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, पहली बात। लेकिन संविधान में निर्दिष्ट है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% होनी चाहिए, और दिल्ली के मामले में 10% होनी चाहिए, जो कि विधानमंडल के विधायिका के साथ संघराज्य क्षेत्र भी है। ठीक है, लेकिन हुआ ये है कि जितनी भी मंत्रिमंडल बन रहे हैं राज्यों में या केंद्र में, उसमें इस बात का उल्लंघन किया जा रहा है। 10% की बात हो या फिर 15% की बात हो कि विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेपरेशन ऑफ पावर का एक बैलेंस भी यहाँ पर देखते हैं, और अगर इसका उल्लंघन होता है तो यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का भी उल्लंघन हो रहा है, वो बैलेंस यहाँ नहीं बन रहा है। ठीक है, दूसरा ये छूट की बात हो रही है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 भी किसी सांसद या विधायक को सरकारी पद को ग्रहण करने की अनुमति देते हैं। यानी कि 191 और 102 भी ये कह रहे हैं कि सांसद या विधायक हैं वो लाभ का पद नहीं है, और अगर वो किसी और पद को भी धारण करते हैं, भारत सरकार या राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी के अधीन किसी और सरकारी पद को किसी आयोग के अध्यक्ष के तौर पर, सदस्य के तौर पर या किसी अन्य सरकारी पद पर अगर वो नियुक्त होते हैं तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, उसकी अनुमति उनको मिल जाती है यदि कानून के माध्यम से उन पदों को लाभ के पद से उन्मुक्ति दी गई है। ओके, देन कई राज्य विधानसभाओं ने कानून बनाकर कुछ पदों को लाभ के पद से बाहर कर दिया है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। इन्होंने कानून बनाकर संसदीय सचिव का जो पद है इसको लाभ के पद से बाहर कर दिया है। ठीक है, यानी कि संसदीय सचिव का जो पद है वो लाभ के पद के दायरे में नहीं आएगा। संसद ने भी संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 में ये कहा है, इसमें उन्होंने एक लिस्ट पूरी बाकायदा दी गई है जिन्हें लाभ के पद से बाहर रखा गया है, और संसद ने ये जो लिस्ट बनाई है इसमें वो टाइम पर विस्तार भी इसका करते रहे हैं, यानी कि इसमें चीजें जोड़ते रहे हैं कि ये चीजें लाभ के पद से बाहर होंगी। ओके, अब बात करते हैं केसेस रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कौन कौन से केसेस हैं इससे रिलेटेड। पहला है प्रद्युत बोरदोलोई बनाम स्वप्न राय विवाद 2001 में हुआ था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लाभ के पद की जांच के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर उन्होंने रेखांकित किए थे, बताए थे। वो ये थे कि क्या वह नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई है, यानी कि जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है वो गवर्नमेंट के थ्रू किया गया है, क्या पदस्थ व्यक्ति को हटाने बर्खास्त करने का जो अधिकार है वो सरकार के पास है, क्या सरकार किसी पारिश्रमिक का भुगतान कर रही है, पदस्थ व्यक्ति के कार्य क्या हैं और क्या वे कार्य सरकार के लिए कर रहे हैं, या क्या किए जा रहे कार्य का निष्पादन जो है वो उन पर सरकार का कोई नियंत्रण है, यानी कि जो काम किए जा रहे हैं उनका परफॉर्मेंस है उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण है या नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये प्रद्युत जो विवाद हुआ था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। देन अब बात करते हैं जया बच्चन बनाम भारत संघवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा पद जो कोई लाभ अथवा मौद्रिक अनुलाभ प्रदान करने में सक्षम हो, इस तरह लाभ के पद वाले मामले में लाभ का वास्तव में प्राप्त होना नहीं अपितु लाभ प्राप्ति की संभावना एक निर्णायक कारक होगा। पहले भी हमने बात की थी कि जब ये 2006 में केस आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर सैलरी नहीं भी मिल रही है उस पद पर, लाभ के पद पर, या अलाउंसेस नहीं भी मिल रहे हैं तो भी आपकी जो सदस्यता है वो खत्म कर दी जाएगी। तो वही बात यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ एक और बात ये कही गई थी कि ऐसा पद जो कोई लाभ या मौद्रिक अनुलाभ
यानी किसी तरह का आपको वेतन भत्ता अलाउंसेस जो है प्रदान करने में सक्षम हो। इस तरह लाभ के पद वाले मामले में लाभ का वास्तव में प्राप्त होना नहीं, अभी तो लाभ प्राप्त की अगर संभावना भी है तो फिर तब भी वो जो पद है वो लाभ का पद कहलाया जाएगा। वहां यही एक डिसीजन का कारण हो सकता है। नेक्स्ट, एक संयुक्त समिति बनाई गई थी लाभ के पद पर। इसमें 15 सदस्य होते हैं जो कि संसद के दोनों सदनों से दिए जाते हैं और इसमें यह केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा नियुक्त समितियों की संरचना और प्रकृति की जांच करती है कि यानी कि क्या क्या जो कमेटीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है और इसके साथ ही रिकमेंड करती है कि किन किन पदों पर आसीन व्यक्तियों को संसद के किसी सदन का सदस्य बनने के लिए योग्य अथवा अयोग्य माना जाए। यानी कि यहाँ पर वो ये भी डिसाइड करती है कि किस किस पद पर आप नियुक्त हो सकते हैं संसद या राज्य विधानसभा के मेंबर्स और किस पर नहीं हो सकते हैं। ओके, इसने लाभ के पद को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। उसमें कुछ बातें इन्होंने कही हैं कि यदि पदस्थ व्यक्ति को क्षतिपूर्ति भत्ते के अतिरिक्त कोई भी पारिश्रमिक जैसे उपस्थिति शुल्क, मानदेय, वेतन आदि प्राप्त होता है तो फिर वो लाभ का पद होगा। यदि वह निकाय यानी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें व्यक्ति को वो पोस्ट मिली है कार्यकारी, विधायी या न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं, कुछ आयोग ऐसे हैं जो अर्ध न्यायिक कार्य भी करते हैं। तो अगर आप वहां पर उनको नियुक्त किया जा रहा है तो फिर वो लाभ का पद कहलाया जाएगा। जैसे कि आप ये मान सकते हैं राष्ट्रीय न्यायिक आयोग है या फिर मानवाधिकार आयोग है और भी कुछ आयोग हैं जो अर्ध न्यायिक प्रकृति के काम करते हैं। ठीक है, क्वासी जुडिशियल जो काम करते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के या फिर जो भी न्यायाधीश होंगे वो अगर नियुक्त किए जाते हैं या रिटायर्ड नियुक्त किए जाते हैं न्यायाधीश, तो उनका ये रहता है कि वो किसी और पद पर पहले से नहीं हो, ठीक है, या फिर वो दोबारा से उस पद पर नियुक्त नहीं होते हैं। तो यहाँ ये सारी चीजें यहाँ कही गई हैं कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उस व्यक्ति को पोस्ट मिली हुई है वो किसी तरह का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या फिर जुडिशरी वर्क या पावर्स उनकी प्रयोग नहीं कर रहा हो, उसे निधियों के वितरण, भूमि के आवंटन, लाइसेंस जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं या वो नियुक्ति, छात्रवृत्ति आदि प्रदान करने की शक्ति रखता है तो वो लाभ का पद कहलाएगा। यदि वह निकाय जिसमें व्यक्ति को वो पोस्ट मिली है, पद प्राप्त हुआ है, संरक्षण के माध्यम से प्रभाव या फिर शक्तियों का प्रयोग करता है तो फिर वो लाभ का पद कहलाया जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं ये संयुक्त समिति में कही गई हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आया होगा और आई ट्राइड टू गिव माय बेस्ट एंड जितनी भी चीजें इसमें शामिल हो सकती थी वो मैंने लाभ के पद में आपको बता दी हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।